हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस के कश्यप। जैसा कि आपको ज्ञात है, देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भी है, पटना हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट से जुड़ा हुआ जो 15 नंबर का आपको जीके जीएस, ठीक है। नंबर कम है, 15 है, लेकिन हर एक नंबर की महत्ता होती है। तो कैसे उसको मजबूत करें, मेरिट लिस्ट के क्षेत्र में आप आगे बढ़ें, उसके लिए हर एक नंबर की अपनी अपनी वजूद, अपनी अस्तित्व होता है, और हर को साथ लेकर चलना आपकी मजबूरी होती है। सबका साथ सबका विकास, यहाँ पर इसकी अहम भूमिका होती है। तो पहला जो प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, लोकपाल, आपको ज्ञात है कि लोकपाल का गठन किस लिए किया गया? तो लोकपाल का गठन हुआ था भ्रष्टाचार के निवारण के लिए, भ्रष्टाचार समापन के लिए। सर्वप्रथम दुनिया का पहला देश था 1809 ईस्वी में स्वीडन, जिसने लोकपाल का गठन किया, और उसने लोकपाल का जो नाम रखा था स्वीडन ने, उसकी जो अपनी भाषा में नाम थी वो नाम था ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन उसका नाम था। तो लोकपाल भारत में 2014 में तैयार हुआ, और इसकी चयन समिति में राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश स्वयं या अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। नेता विपक्ष भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन उस नियुक्ति के पैनल में राष्ट्रपति स्वयं नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति उस नियुक्ति के पैनल में नाम तय करने वाले पैनल में शामिल नहीं। पिनाकी चंद्र घोष पहला अध्यक्ष थे लोकपाल का। प्रथम अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष, जो पूर्व में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुके थे। प्रश्न यहां पर यह भी आ सकता है कि लोकपाल का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, क्योंकि हर समय आपको जो है वो ध्यान रखना है। तो लोकपाल का वर्तमान अध्यक्ष, लोकपाल का पहला अध्यक्ष, पहला तो खैर सदैव महत्व का होता ही है, ऐसे 10 साल के बाद भी रहेगा तो पहला का रहेगा, और फिर उस वक्त का वर्तमान का रहेगा। तो न्यायमूर्ति पिनाक चंद्र घोष जो है, जबकि वर्तमान में कौन है? अजय मानिकराव खानवलकर, है ना। वर्तमान है अजय मानिकराव खानविलकर, ये वर्तमान में। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? सूर्यकांत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जैसे ही वर्तमान में एकदम करंट आता है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश संख्या 33+1, अभी उसको कर दिया गया है 37+1। तब 2026 मई माह में इसकी संख्या में वृद्धि कर दी गई है। तो अब न्यायाधीशों की संख्या 37+1 अर्थात 38 हो गई है। तो न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी कौन है? संसद है। संसद अधिनियम के द्वारा, अभी राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से उसे लागू कर दिए हैं, फिर संसद उसे अधिनियम के द्वारा तैयार कर देगा। उसके लिए किसी प्रकार की संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुरोध की भी कोई विशेष महत्ता नहीं है। तो वहां संसद के अधिनियम से न्यायाधीशों की संख्या जो वर्तमान में
33+1 से बढ़कर अब 37+1 हो गई है। तो सर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या यदि रहता तो राष्ट्रपति उसको निर्धारित करते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, दंड प्रक्रिया संहिता जो है उसे फिलहाल और नाम बदल दिया गया है, अब जो है सो कर दिया गया है उसका नाम न्याय संहिता। तब दंड संहिता को नाम बदल कर दिया गया है न्याय संहिता। अब जाहिर सी बात 1973 में जब ये संसद ने पास कर दिया तो 75 तो संभावना ऐसी खत्म है। हाँ, 74 और 73, तो यहाँ 1 अप्रैल 1974 को इसे लागू किया गया। 1 अप्रैल 1974 से इसे लागू किया गया। तो दंड प्रक्रिया संहिता जो है, जिसके माध्यम से आपको किसी भी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को दंड दी जाती है, वह दंड प्रक्रिया के तहत आता है। अभी उससे न्याय प्रक्रिया सबसे पहली बारी से 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया। कौन सा विंध्य भू स्तरीय रचना वाला है? विंध्य पर्वत जो मध्य प्रदेश की पर्वत है, उसी पर्वत का अवशेष जो है कहां पर है? वो है कैमूर का पहाड़ी। वो नवादा और जमुई, ये छोटा नागपुर के पठार का पार्ट होता है। छोटा नागपुर के पठार का पार्ट होता है। तो कैमूर की जो पहाड़ी है, ये मुंगेर है, भागलपुर राजमहल की पहाड़ी का ये भाग होता है। कैमूर जो चूना पत्थर के लिए फेमस है। विंध्य पर्वत ये क्षेत्र चूना पत्थर से ही जुड़ा होता है। यहाँ पर चूना पत्थर का ये प्रसिद्ध केंद्र है। बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की नदी है। ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है। ये निकलती है कहां से? तो निकलती है विंध्य पर्वत श्रेणी से, जबकि सतपुरा पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है नर्मदा और तापी नदी, नर्मदा और सोन नदी। और सतपुरा पर्वत के ही मुल्ताई से निकलती है तापी नदी। सतपुरा और विंध्य पर्वत के बीच से जो नदी गुजरती है वह होती है नर्मदा नदी, जो दोनों के धनसन घाटी के बीच से होकर गुजरती है। अरावली पर्वत राजस्थान, अरावली पर्वत से निकलती है कौन सी पर्वत? साबरमती नदी निकलती है। लूनी नदी निकलती है। अजंता की पर्वत श्रेणियां जो है वो अपनी गुफा के लिए 29 गुफा चित्र यहाँ पर उपलब्ध है। 29 जो बौद्ध धर्म से जुड़ा होता है। केपलर ने कितने नियम का? केपलर ने जो ग्रहों की गति का जो है, ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम की खोज की थी। एक नियम हो गया कि दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जो घूमती है, सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। फिर उसी से जुड़ा होता है कि जो घूम रही है उसकी कक्षा, उसका कितना क्षेत्रफल हुआ सूर्य से दूरी का आधार पर उसका निक होता है, वो ले रहा होता है। तीसरा जो उसका होता है उसका आवर्त काल, कितना समय ले रहा होता है, जिसे कहते हैं कक्षा की गति क्या है, उसकी क्षेत्रफल उससे क्या जुड़ा होता है, और उसकी आवर्त काल क्या है। तो सभी सूर्य और उसके ग्रहों के बारे में ये है। चोल की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर था, जो प्रसिद्ध है मोती के लिए। पांड की राजधानी मदुरै।
ये मोती के लिए, तो सूती कपड़ा के लिए महापाषाणी कब्र। महापाषाणी कब्र जो है, जो बड़े चट्टान से कब्र को ढक दिया करते थे, बड़े बड़े चट्टानों से कब्र को। ये मूलतः महाराष्ट्र कर्नाटक के क्षेत्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र कर्नाटक, महाराष्ट्र का है इमाम गांव। विद्या केंद्र के लिए मदुरई फेमस हुआ करता था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340 के आधार पर, अनुच्छेद 340 के आधार पर पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठन किया गया 1953 में, जिसके अध्यक्ष थे काका कालेकर। द्वितीय पिछड़ा आयोग 1979 में, जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। इसने अपना रिपोर्ट 1979 में गठन हुआ, 1980 में रिपोर्ट दिया। इसके रिपोर्ट पर 1990 में ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया। आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले किंग मेकर के नाम से फेमस है। वो कौन है? वो दो नाम आता है, जिसे अली बंधु, अली बंधु के नाम से जाना जाता है। यदि हम देखें मुगल काल में, तो मुगल काल में जहांदार शाह, फर्रुखसियर और बीच में थोड़ी सी अवधि के लिए रफी उत दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, ये सभी को अली बंधु गद्दी पर बैठाया और उतार दिया। अली बंधु, जाहिर सी बात है, दो हैं, तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां जो है, इसमें दो बंधु हैं, दो भाई हैं। तो मुगल काल में इन्हें किंग मेकर, वेलिंगटन ट्रॉफी मूलतः जो है ये नौका रेस से जुड़ा होता है, जो केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में पतवार से नौका को खींचते हैं। विशेषकर केरला का ये बहुत ही फेमस एक प्रकार का प्रतियोगिता भी है, लोक महोत्सव भी है। सावन महीना में मनाया जाता है, जब चारों ओर हरियाली होती है, झील झरने भर जाते हैं। फुटबॉल से जुड़ा हुआ जो ट्रॉफी है वो है डुरंड कप। बैडमिंटन से थॉमस कप, उबेर कप, टेनिस से डेविस कप, और सबसे विंबलडन है ना। और सबसे फेमस कौन है? वो है विंबलडन। जिसे ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के अलग अलग खेल का अलग अलग ट्रॉफी होता है। और ट्रॉफी से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके सामने हर समय और अतीत काल से लेकर वर्तमान समय तक उसमें लगातार उससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है। गिल्ड एंड बाजार सबसे सुरक्षित बाजार, सुनहरा पट का बाजार, जहां नुकसान होने की संभावना नहीं है। सरकार का जो शेयर, सरकार का जो बॉन्ड होती है, सरकारी प्रतिभूति का बाजार, जहां निश्चित कीमत पर वस्तु को, ये सरकारी प्रतिभूति बॉन्ड को बेचा जाता है, जिसका धन की सुरक्षित वापसी होती है, धन डूबने की संभावना नहीं होती है। सराफा बाजार मतलब सोना चांदी का बाजार, सोना
चांदी का बाजार, शुद्ध धातु का बाजार, वो तो एक समान बाजार के रूप में होती है। बंदूक की बाजार को स्पेशल अलग से बाजार के रूप में उसे प्रयोग में नहीं लाते हैं। विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो, अर्थात मुद्रा की मात्रा क्या है, कम है, और मांग ज्यादा है, अर्थात कह सकते हैं मुद्रा की पूर्ति कम है और मांग ज्यादा है, जो आसानी से उपलब्ध नहीं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत ऊंची हो। सुलभ मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो, नाम से ही देखिए जुड़ा हुआ है, जो आसानी से उपलब्ध हो उसे सुलभ मुद्रा कहते हैं। गर्म मुद्रा इसमें पलायन करने की या लाभ अर्जित करने की क्षमता हो, उसे कहते हैं गर्म मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो, उसे अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ड करेंसी। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता हो, उसे हार्ड करेंसी या दुर्लभ मुद्रा के नाम से। साख मुद्रा जो हम लोगों के पास प्रचलन में है, जिसके माध्यम से पैसा जमा करते हैं, निकासी करते हैं, वो साख मुद्रा के दायरे में आता है। ऑस्ट्रेलिया द्वारा मेजबानी से हटने के बाद कौन सा शहर 2026 राष्ट्रमंडल खेल, पहली बार 1930 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। अब ये जो है ग्लासगो में होगा। ग्लासगो में इसका खेल का आयोजन किया जाएगा, जो स्कॉटलैंड का हिस्सा है। टोरंटो कनाडा में इसका नहीं है। विक्टोरिया में पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होना था। बर्मिंघम में 2022 में बर्मिंघम में हो चुका है। 2022 बर्मिंघम में आयोजन हो चुका है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं सोना, प्रकृति रूप से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। चांदी भी पाई जाती है, प्लेटिनम भी, लेकिन एल्युमिनियम ये बॉक्साइट के रूप में पाई जाती। एल्युमिनियम जो है मूल रूप में नहीं बल्कि यह अयस्क के रूप में पाया जाता है, और बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाते से लोहा, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं, मूल रूप में प्राप्त। लेकिन सोना, चांदी, प्लेटिनम ये सब मूल रूप में ही प्राप्त होता है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था 1953 में। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, बिहार के सीएम रह चुके थे। तब जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी केंद्र में। इसने अपना रिपोर्ट 1980 में रिपोर्ट दिया। इसके रिपोर्ट को 1990 में लागू किया गया, जिसके तहत ओबीसी को 27% का आरक्षण दिया गया। इस प्रकार के प्रश्नों का आप देखते हैं कि प्रश्न हर विषय से जुड़ा हुआ है। एक दो क्वेश्चन साइंस से जुड़ा होता है, एक आध दो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है, हिस्ट्री से है, चोल हिस्ट्री से जुड़ा होता है। संसद सर्वोच्च न्यायालय तो वो पॉलिटिक्स जुड़ा होता है, नदी ज्योग्राफी से, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, कुछ साइंस, सभी से मिला जुला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न की विविधताएं हैं, स्तर बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन विविधताएं से भरा हुआ है। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट एस्पिरेंट्स, आप सभी का इस डिस्कशन में, टेस्ट सीरीज के डिस्कशन में स्वागत है। लेट अस बिगिन। डायरेक्शंस, क्वेश्चन नंबर 16 to 19. Select the most appropriate synonym of the following words. Uncanny, शब्द uncanny का अर्थ होता है रहस्यमय।
अनप्रोटेक्टेड का अर्थ है जो सुरक्षित नहीं है। मिस्टीरियस का अर्थ है रहस्यमय। एक्सपोज का अर्थ है अनारक्षित, जिसका सुरक्षा कवर हटा दिया गया है। प्लेन का अर्थ है अस्पष्ट। आंसर चॉइस बी करेक्ट आंसर चॉइस है। मिस्टीरियस रहस्यमय, अनकैनी का अर्थ है रहस्यमय, मिस्टीरियस। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। रेजुवेनेट का अर्थ है पुनः किसी को युवा बना देना, जीवंत बना देना, तरोताज़ा कर देना। रीसेट का अर्थ है पुनः आरंभ करना। रिक्रिएट का अर्थ है, एक अर्थ है दोबारा निर्माण करना और दूसरा अर्थ है मनोरंजन करना। रीटेक पुनः ग्रहण करना और रिफ्रेश तरोताज़ा करना। डी is the correct answer choice. Rejuvenate means refresh. Next one, resplendent, वह वस्तु या वो चीज़ जो ब्राइट हो, चमकीली हो, बहुत शानदार हो, जिसे हम मैग्निफिसेंट कहते हैं। मैग्निफिसेंट। एस्टोनिश्ड मीन्स आश्चर्यचकित। enthusiastic मीन्स उत्साहित। एक्स्यूबरेंट मीन्स अति प्रसन्न, उल्लसित। A is the correct answer choice. Resplendent का अर्थ होगा मैग्निफिसेंट, का सिनोनिम होगा, क्लोजेस्ट सिनोनिम होगा मैग्निफिसेंट। नेक्स्ट, आइसोलेट, अलग थलग करना। किसी व्यक्ति को अलग थलग कर दिया जाए, किसी रोगी को अन्य रोगियों से अलग थलग कर दिया जाता है अगर संक्रमण फैलने का खतरा है। आइसोलेट का अर्थ होता है अलग थलग करना, चाहे वो अस्पताल में हो या समाज में हो या कहीं हो। आइसोलेट। आइए सिनोनिम्स को देखते हैं। सबसे पहला है कंबाइन, जिसका अर्थ है मिलाना। डिटैच, अलग करना, किसी व्यक्ति को समाज से अलग थलग कर देते हैं। कनेक्ट, संपर्क स्थापित करना। अटैच, जोड़ देना। आइसोलेट का से क्लोजेस्ट मीनिंग जो है इन ऑप्शंस में बी का है। बी करेक्ट आंसर चॉइस है। आइसोलेट मीन्स डिटैच। नेक्स्ट वन, डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 20 to 23. Select the most appropriate antonyms of the following words. The first one is stalwart. Stalwart वह व्यक्ति है जो किसी क्षेत्र में जिसका उत्कृष्ट प्रदर्शन है, उस क्षेत्र में वो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसे स्टालवर्ट कहते हैं। आइए देखते हैं। फर्म का अर्थ होता है कड़ा, कठोर। कावर्डली का अर्थ होता है डरपोक। स्टाउट का अर्थ होता है शक्तिशाली, मजबूत, भारी। रोबस्ट का अर्थ भी होता है मजबूत, जबरदस्त। एंटोनिम के रूप में किसी प्रकार से
कावर्डली को स्टालवर्ट का एंटोनिम कहा जा सकता है। स्टालवर्ट का एंटोनिम कावर्डली हो सकता है। नेक्स्ट, एब्यूलियंट, वह व्यक्ति जो बहुत ही प्रसन्नचित्त हो, उत्साहित हो, उल्लसित हो, एब्यूलियंट है। इसका एंटोनिम खोजना है आपको। केयर फ्री का अर्थ है चिंता मुक्त। केयर फ्री का अर्थ है चिंता मुक्त। डिजेक्टेड का अर्थ है निराश। डिजेक्टेड का अर्थ है निराश। बुएंट का अर्थ है जोशीला। और रॉगिश का अर्थ है गुंडे जैसा। शब्द डिजेक्टेड एब्यूलियंट का एंटोनिम हो सकता है। अतः बी करेक्ट आंसर चॉइस है, डिजेक्टेड। अब लुक एट द नेक्स्ट वन। वियर्ड का अर्थ होता है स्ट्रेंज, विचित्र। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, वाइड, चौड़ा, कोई संबंध नहीं रखता है। अपरेंट, अस्पष्ट, कोई संबंध नहीं रखता है। और नॉर्मल, सामान्य। वियर्ड का अर्थ है असामान्य और नॉर्मल का अर्थ है सामान्य। डी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, एस्केलेट। एस्केलेट का अर्थ होता है गति बढ़ा देना, गति तेज करना। आइए विकल्पों को देखते हैं। ऑप्शन 1, अटैक, आक्रमण करना। किसी भी प्रकार से एस्केलेट का विपरीतार्थक नहीं है, अपोजिट वर्ड नहीं है। प्रिटेंड, बहाना करना। इन नो वे, किसी भी प्रकार से प्रिटेंड एंटोनिम नहीं है एस्केलेट का। प्लंज मीन्स डूब जाना, नीचे जाना। जब तापमान नीचे जाता है तो कहते हैं प्लंज या प्लमेट कहते हैं। या जब कोई पानी में कूद जाए, डाइव करता है, उसे भी प्लंज कहते हैं। अंधेरे में डूब जाए, उसे भी प्लंज कहते हैं। यानी नीचे की ओर जाना, ऊपर की ओर नहीं जाना, गति बढ़ना नहीं, गति। एम्प्लॉय मीन्स काम देना, काम पे लगाना। सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस, प्लंज। नेक्स्ट वन, select the most appropriate meaning of the underlined idioms in the given sentences. Cakewalk, 24th. Idiom, the idiom is cakewalk. एक ऐसा कार्य जो बहुत सरल हो उसे केक वॉक कहते हैं। बहुत इजी हो, वेरी इजी टू डू, इसे कहते हैं समथिंग इजी। समथिंग टेस्टी का अर्थ है जो कोई चीज़ जो स्वादिष्ट हो। समथिंग स्वीट, कोई चीज़ मीठी हो। समथिंग इंजॉयबल, कोई चीज़ आनंददायक हो। बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। केक वॉक मीन्स समथिंग इजी। नेक्स्ट वन, निप इन द बड। किसी कठिनाई को, किसी समस्या को आरंभ में ही दबा देना, आरंभ में ही कुचल देना के सेंस में इसका यूज होता है। निप इन द बड, टू डिस्ट्रॉय अर्ली, आरंभ में ही बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना। टू कट द बड्स, कलियों को काटना। नो, टू डिस्ट्रॉय लेट, देर से बर्बाद करना। टू फ्लरिश इनटू फ्लावर, फूल के रूप में, फूल बनना, कली से फूल बनना। ए, डिस्ट्रॉय अर्ली, आरंभ में ही बर्बाद कर देना, कुचल देना, नष्ट कर देना। आंसर चॉइस है। नेक्स्ट,
नो स्प्रिंग चिकन, इडियम है नो स्प्रिंग चिकन। वह व्यक्ति जो अब जवान नहीं रहा, वह चीज जो अब नई नहीं रही, पुरानी हो गई। A person who is no longer young is the meaning of this idiom no spring chicken. A person who is no longer young, a person who is courageous, वह व्यक्ति जो हिम्मत वाला है। A person who steals, जो चोरी करता है। A person who lies, वो जो झूठ बोलता है। A, C और D मेल नहीं खाता है। इसका अर्थ है वह व्यक्ति, ए, बी और डी मेल नहीं खाता है। सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, ऑन टेंटर हुक्स, वह जो बेचैन है, घबराया हुआ है, तनाव में है, उसे ऑन टेंटर हुक्स कहते हैं। वेरी एंग्री नहीं होगा, वेरी हैप्पी नहीं होगा, वेरी सैड नहीं होगा, वेरी टेंस, बहुत तनाव में। नेक्स्ट वन, आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, सुलेख जिसे कहते हैं, सुंदर लिखावट जो है, इसे कैलीग्राफी कहते हैं। कैलीग्राफी कहते हैं। क्रिप्टोग्राफी है रहस्यमय चीजों का अध्ययन जो होता है, लेखों का जो अध्ययन होता है। कैलीग्राफी इज द करेक्ट आंसर चॉइस, ए। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र और मस्तिष्क का जो अध्ययन है, इसे न्यूरो साइंस कहते हैं। नेफ्रोलॉजी किडनी के अध्ययन को कहते हैं। साइकोलॉजी मनोविज्ञान को कहते हैं। कार्डियोलॉजी हृदय रोग को। A is the correct answer choice, neuroscience. Next one, substance used for killing troublesome small animals like insects, mice. चूहे इत्यादि को मारने का, कीटाणु चूहे इत्यादि को मारने की जो दवा है, का जो रसायन है, उसे पेस्टिसाइड कहते हैं। पेस्टिसाइड कहते हैं। होमिसाइड का अर्थ होता है किसी मानव की हत्या। इन्फेंटिसाइड शिशु की हत्या। फंजीसाइड फंगस की हत्या, फंगस का नष्ट करना। पेस्टिसाइड कीटनाशक को कहते हैं। डी करेक्ट आंसर चॉइस है। नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों में, निम्नलिखित शब्दों में स्पेलिंग के दृष्टिकोण से गलत शब्दों को आप मार्क करना है, चुनना है। सुपर एनुएशन होता है, एक व्यक्ति को नौकरी से और जब उसकी आयु निर्धारित आयु को पहुंच जाता है, इसकी स्पेलिंग सुपर एनुएशन होती है। सुपर एनुएशन होती है। सुपर एनुएशन SUPERANNUATION, सुपर एनुएशन। कॉन्साइंसस शब्द का अर्थ होता है सचेत, जागरूक। करेंट जो है ये एक फल है, एक ड्राई फ्रूट है। और हैलुसिनेशन जब किसी व्यक्ति को नशे के कारण
कुछ मस्तिष्क में आता है उसे हेलुसिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पॉन्टेनियस, स्वतः, SPONTANEOUS, शुद्ध है। हेट्रोजेनस मैंने कई प्रकार का, इसमें HETE होता है, HETEROGENOUS, हेट्रोजेनियस ई होता है। डायरिया आप जानते ही हैं, डायरिया पेट जब खराब होता है। यूबिक्विटस जो हर जगह मौजूद हो उसे कहते हैं, ये भी स्पेलिंग शुद्ध है। नेक्स्ट 33, पोमेग्रेनेट, अनार को कहते हैं, स्पेलिंग शुद्ध है। सस्टेनेंस यानी कि किस चीज़ को जारी रखना, पोषण भी कहते हैं, शुद्ध है। और कॉन्ग्लोमेरेट होता है, ये ओ नहीं होता है, ओ नहीं होता है, कॉन्ग्लोमेरेट होता है। कॉमेमोरेट ये शुद्ध है। सी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। हियर बी was the correct answer choice. Next one. Identify the segment in the sentence which contains a grammatical error by the time the chief guest reaches the community hall. जब तक मुख्य अतिथि सामुदायिक हॉल पहुंचेंगे, जब तक पहुंचेंगे, ऐसे वाक्यों में जिसमें बाय द टाइम का प्रयोग होता है, इस साइड में आपको फ्यूचर परफेक्ट प्रयोग करना पड़ेगा। द फंक्शन विल हैव स्टार्टेड लिखना पड़ेगा, स्टार्टेड। ओके, अगर वाक्य बाय द टाइम से आरंभ हो और उसके बाद प्रेजेंट सिंपल हो, तो नेक्स्ट वाक्य में आपको फ्यूचर परफेक्ट प्रयोग करना होगा। अतः एरर ए में है, ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस। नेक्स्ट वन, स्केर्सली हैड द स्टोर्म अप्रोच्ड, अभी तूफान आया ही था 180 डिग्री एट ए स्पीड ऑफ 180 डिग्री पर आवर, 180 घंटे के रफ्तार से। देन, यहाँ पे देन नहीं, वेन का प्रयोग होता है, ये याद रखें। स्केर्सली के बाद वेन का प्रयोग होता है, हार्डली के बाद भी वेन का प्रयोग होता है, नो सूनर के बाद दैन का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। Okay? Scarcely had the storm approached us at a speed of 100 per hour when सी में एरर है, देन के स्थान पर वेन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन। Until then, good night. गुड इवनिंग एस्पिरेंट। आज पहला जो टेस्ट सीरीज हुई उसका 15 क्वेश्चन वो डिस्कस आज हम करवाने के लिए यहां आए। ये जो 15 क्वेश्चन है, ऐसा सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिया गया है, प्रोबेबली ऐसा क्वेश्चन उठ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए आज उसका डिस्कशन हम करवाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी डिस्क फेल हो गई है, यह पता करने के लिए सिंगल पैरिटी डिस्क निर्भर रहती है, सिंगल पैरिटी डिस्क निर्भर रहती है डिस्क कंट्रोलर पर। इस सिंगल पैरिटी डिस्क का उपयोग निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है। एक चीज समझिए, रेड लेवल में आपने पढ़ा होगा 1 2 3 4, ठीक है। जैसे उसमें 4 और 3, पहले 2 और 5 को समझिए। 2 क्या है, ये कैन नॉट यूज अ डेडिकेटेड, देखिए 2 जो होता है और 5 ये डेडिकेटेड, 2 और 5 डज नॉट डिपेंड,
यस ऑन अ सिंगल पैरिटी डिस्क। 5 है जो डू नॉट डिपेंड ऑन सिंगल पैरिटी डिस्क। तो 5 तो यहां होने की संभावना गलत है। अब 2 क्यों नहीं होगा? तो ये डेडिकेटेड सिंगल 2 क्यों नहीं होगा? ये डेडिकेटेड सिंगल पैरिटी डिस्क को सपोर्ट नहीं करता है। डू नॉट यहां पे क्या है? डू नॉट यूज अ डेडिकेटेड सिंगल। अब देखिए चांसेस आपका क्या है, ना 2 होगा ना 5 होगा, 3 और 4 की संभावना है। 3 और 4 की संभावना, क्योंकि ये हमारा डेडिकेटेड या पैरिटी डिस्क का यूज करता है, यानी कि यूज अ डेडिकेटेड पैरिटी डिस्क। कौन? आपका दोनों 3 और 4। पर हम क्यों, ज्यादा संभावना है क्या कि हम लें रेड लेवल 4? क्योंकि हायर अगर देखा जाए तो उसी को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। तो वहां पे हम लोग 4 पे नहीं जाएंगे, 3 पे नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे रेड लेवल 4 पे। 3 भी है पर आपका ऑप्शन में नन नहीं दिखा रहा है या बोथ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, नन भी अगर होता ना तो वैसा स्थिति में हम 4 ही लगाते। ठीक है, अगर आपका 4 नहीं रहता तो वहां पे हम लगाते 3 पे। ठीक है, अब कंडीशन को पर हमको एक ही चुनना है तो हम प्राथमिकता देंगे रेड लेवल 4 को ही देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसी ओएस की वह कौन सी विशेषता है जिसकी सहायता से एक ही कंप्यूटर के बारे में यहां जिक्र हो रहा है, जो विभिन्न संस्थानों में स्थित अनेक उपभोक्ताओं के कार्य का संपादन करता है। पहला है मल्टी प्रोसेसिंग, जहां मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है मोर देन वन प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसिंग का क्या मतलब हो गया? मोर देन वन प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट यहां पे आ गया। जैसे कि आप कह सकते हैं इसको कि यहां पे मल्टीपल सीपीयू प्रोसेसर्स का यूज हो गया। मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि मल्टीपल प्रोग्राम स्टे इन यस मेमोरी। मल्टीपल प्रोग्राम्स स्टे इन मेमोरी, ये भी नहीं होगा मेरा। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है? एक सीपीयू में आप एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, पर यहां पे प्रोसेसिंग से रिलेटेड है ना, तो ये भी नहीं होगा। टाइम शेयरिंग क्या होता है? टाइम शेयरिंग एक तरह से आपका मेनी यूजर्स है और हर इस मेनी यूजर्स में हर एक यूजर को एक टाइम अलॉट करना। इट मीन्स दैट मेनी यूजर शेयर्स वन कंप्यूटर, यानी कि मेनी यूजर जब शेयर करेगा, मेनी यूजर्स विल शेयर वन कंप्यूटर टुगेदर, साइमल्टेनियस मीन्स टुगेदर। तो वैसा स्थिति में कॉन्सेप्ट आ जाता है टाइम शेयरिंग का, यानी कि वही सीपीयू सबको एक अलॉट किया जाएगा टाइम, और उसी के अनुसार से उनका जो कार्य होगा उसका निष्पादन होने लगेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज टाइम शेयरिंग।
सो यहां पे ना ही मल्टी प्रोसेसिंग होगा, ना ही मल्टी प्रोग्रामिंग, ना ही मल्टीटास्किंग, आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग। टू टायर आर्किटेक्चर, ठीक है, टू टायर आर्किटेक्चर का मतलब क्या हो गया, क्लाइंट और सर्वर। तो टू टायर क्लाइंट सर्वर डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग है, असत्य बोल रहा है, सत्य नहीं बोल रहा है, कौन सा कथन असत्य है, नॉट। एसक्यूएल स्टेटमेंट की प्रोसेसिंग सर्वर पर होती है, ये हमारा स्टेटमेंट सही है या गलत है, इस पे है ना। किसी क्लाइंट पर एसक्यूएल की प्रोसेसिंग हो सकती है, तो यानी कि यहां पे भी हो सकती है, यहां पे भी हो सकती है। बिजनेस लॉजिक की अधिकतर प्रोसेसिंग क्लाइंट पे नहीं होती है, सर्वर पे होती है, तो ये मेरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। बिजनेस लॉजिक की प्रोसेसिंग सर्वर पर हो सकती है, एकदम सही है। तो अर्थात असत्य कौन सा हो गया, असत्य मेरा हो गया सी, असत्य मेरा हो गया सी। नेक्स्ट, वह रिलेशनल ऑपरेटर जो सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स, देखिए जब एट्रीब्यूट्स का बारे में हो गया तो आपका प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है, से सभी मानों का उत्पन्न करता है कहलाता है। देखिए एक एक करके सर, ये जब डिफरेंस करेंगे तो जो टपल है ना, टपल एक टेबल में है और दूसरे यानी कि एक में है, टेबल 1 में है, टेबल 2 में नहीं है, तो वो कहलाता है डिफरेंस, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या होता है, ये कार्टेशियन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है क्या, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम टुगेदर, दैट इज कॉल्ड। अब सेलेक्ट क्यों नहीं होगा, सेलेक्ट क्या करता है, रोज यानी कि टपल्स, टपल्स को ही, यानी कि सेलेक्ट क्या करता है, सेलेक्ट रोज ऑन कंडीशन। तो ये किसके लिए हमारा यूज हो गया, ये पार्ट हमारा किसके लिए हो गया, हमारा ये पार्ट हो गया किसके लिए, प्रोजेक्ट के लिए, सॉरी प्रोजेक्ट तो हो गया, ये हमारा सेलेक्ट के लिए। आप लोग सेलेक्ट क्वेरी यूज किए होंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ये सब क्वेरीज आप यूज किए होंगे। तो ये सेलेक्ट जब भी होता है रोज पे होता है, प्रोजेक्ट जब भी होता है एट्रीब्यूट्स में। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है सेलेक्टेड एट्रीब्यूट्स पे, तो डिफरेंस नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं होगा, सेलेक्ट नहीं होगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, टेबल को तोड़ते हैं ना छोटा में, ताकि डेटा रिडंडेंसी से हम बच सके। तो दैट इज, इसमें हमने पढ़ा होगा 1NF, 2NF, BCNF, 3NF, BCNF, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या है उसको देखिए। रिलेशनल डेटाबेस की डिजाइनिंग करते समय आंकड़ों के जटिल समूहों से स्मॉल स्टेबल डेटा स्ट्रक्चर उत्पन्न करने की, यही ना करते हैं हम लोग नॉर्मलाइजेशन में। यानी कि क्या कहा, जटिल टेबल से हम क्या करते हैं, स्मॉल टेबल बनाते हैं। डेटाबेस में विभिन्न एंटिटीज के बारे में, बीच में के संबंधों को दर्शाने एंटिटीज के बारे में नहीं है। यह डेटा मैनेजमेंट की वह विधि है जो डेटा और उन पर क्रियाशील विधियों का संग्रहण करती है, ये भी नहीं है। एप्लीकेशन, प्रोग्राम या यूजर के समूह नहीं, हमारा एक ही है। नॉर्मलाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स टेबल टू बी जस्ट ब्रोकन इनटू स्मॉल टेबल so that there will be less chance of data redundancy, जिसमें डेटा रिडंडेंसी से पूरी तरह से हम निजात पाले। तो इसी कारण से हमारा आंसर ए हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज है पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, जो भी कीजिए, ठीक है। तो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क, पर यहां सेकेंडरी स्टोरेज पेन ड्राइव रख लीजिए।
से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, इसको कहा जाता है इंस्टॉलेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, डाउनलोड भी नहीं, इंटरनेट से होता है डाउनलोड, स्टोरेज भी नहीं हो गया, इंस्टॉलेशन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप है अलग अलग फैले हुए ऑफिस लैंड्स एक यस कॉर्पोरेट डैश के उपयोग से कनेक्ट किया जा सकता है, यानी कि लैंड्स है। ठीक है, और ये सब लैंड्स एक कॉर्पोरेट से जुड़ा, अब ये कोई नहीं, यहां पे भौगोलिक रूप क्या बोला गया है, हो सकता है ये आपका इंडिया से बाहर हो, इंडिया में भी हो सकता है, डिफरेंट स्टेट में हो सकता है, तो उसी के संदर्भ में तो कनेक्ट किया जा सकता है। तो जब हम डिफरेंट लैंड्स सिचुएटेड इन डिफरेंट लोकेशंस and you want to connect each other, okay, then for that we must go for the internet connection and there we use what, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क का। कैम तो कैंपस के लिए हो गया, लोकल तो लोकल के लिए नहीं ना है, क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट यानी डिफरेंट लोकेशन में है, तो वैसा स्थिति में तो लैन तो नहीं हो, लैन तो एक छोटे जगह के लिए है, डैन तो इससे कोई रिलेटेड है ही नहीं है, कोई दूसरा टर्म हो गया, वैन होगा, वायरलेस एरिया नेटवर्क, सॉरी वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब है कि इसका कोई छोर ही नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह आपको कनेक्टिविटी प्रदान करती है। डायल अप इंटरनेट एक्सेस, जहां पे डायल अप आ जाए तो वहां पे सोच लीजिए कि टेलीफोन कनेक्शन का यूज होता। पहले के समय में हम लोग डायल अप, जिसमें कि टेलीफोन रखना अनिवार्य होता था, तो डायल अप इंटरनेट एक्सेस का लाभ निम्नलिखित, यह ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, नहीं ब्रॉडबैंड नहीं, उस समय हम लोग यूज नहीं करते थे ब्रॉडबैंड का। यह विद्यमान टेलीफोन सेवा, हाँ एकदम टेलीफोन सेवा का हम लोग सर्विस लेते थे, या सुरक्षा के लिए, राउटर तो उस समय था नहीं, तो हटाइए इसको। मॉडेम मोड बहुत तेज होता है, ये तो गलत है, ये मॉडेम के बारे में जिसमें कि हम एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, डैश का प्रयोग करते समय वेब पेज का कोड लिखा जाता है, तो जब भी आप वेब पेज का कोड लिखिएगा तो यूज हम लोग करते हैं HTML का, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसका यूज करते हैं? HTML का। तो HTML हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये हमारा मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहां पे 5th जनरेशन लैंग्वेज AI के बारे में बोला जा रहा है, तो ये तो नहीं है, इसका यूज नहीं करते हैं। विनजिप है, फाइल को, बड़ी फाइल को कॉम्प्रेस करना, छोटा रूप देना, ये भी नहीं है। पर्ल हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। यस, नाउ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप यही ना यूज करते हैं ना, HTML में ही हम लोग कोडिंग लिखते हैं ना, इसी से हम लोग वेब पेज को डिजाइन करते हैं, जिसका एक्सटेंशन होता है। जब वेब पेज बनाइएगा तो फाइल को जो सेव करते हैं .html से करते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, सूचना शेयर करने के लिए एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड दो यानी कि एक कंप्यूटर, ये कंप्यूटर सूचना गैदरिंग करने के लिए जब हम कनेक्ट करते हैं तो इससे क्या मेरा बना, एक मेरा क्या बना, नेटवर्क बना। भले ये लैन हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जब शेयरिंग कर देगा तो अर्थात हमने एक नेटवर्क को बनाया, तो यहां पे आंसर हो जाएगा नेटवर्क। राउटर क्या है, दो डिसिमिलर यानी दो नेटवर्क को, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करवाना, ठीक है। सर्वर क्या है, सर्वर अपने आप में क्या होता है, इंफॉर्मेशन रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो
जब भी शेयरिंग जहां पे होता है, चाहे हम कोई कंटेंट्स को सेव करना चाहते हैं या वहां से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन को, सेव हो, तो वहां पे हम लोग सर्वर का, तो सर्वर भी नहीं होगा। अब टनल क्या है? जब आप सिक्योर कम्युनिकेशन पाथ देना चाहते हैं, सिक्योर कम्युनिकेशन पाथ देना चाहते हैं नेटवर्क में, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं टनल का। तो हमारा आंसर तो पूछा जा रहा है कंप्यूटर से जुड़ाव के बारे में, क्या बनाता है? तो वो बनाता है नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हमको सही को पता करना है। बाइनरी नंबर से व्हाइट एक सिंगल डिजिट, बाइनरी नंबर से कोई व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ये सब कोई सिग्नल नहीं होता है। बिट डिजिटल नंबर्स एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, नहीं, एक समूह को नहीं, बिट अपने आप में एक सिंगल होता है, 0 और 1। 8 डिजिटल के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, एकदम सही है, कहा गया है ना 8 बिट्स बाइनरी 1 is called as 1 byte। 8 डिजिटल के बाइनरी नंबर को नहीं, 8 डिजिटल के बाइनरी नंबर यानी कि डिजिटल यानी 1 2 3 4 इसके बारे में, इस तरह 3 4 5 6 7 8 इसके बारे में जी, ये नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट, एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नामों और पासवर्ड यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड को मैच करने के लिए क्या करता है? यानी कि हम आपको सेवा देना है, सर्विस देना है, तो उससे पहले यूजर और आईडी और पासवर्ड क्यों मांगा जाता है? आपको चेक करने के लिए ना कि आप उस नेटवर्क का पार्ट हैं कि नहीं, ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है? डैश चेक किया जाता है। वेबसाइट चेक नहीं करते हैं, ना ही नेटवर्क, ना ही बैकअप। क्या करते हैं? हम उसको ऑथेंटिकेट करते हैं। ऑथेंटिकेट करते हैं, मेरा यूजर और पासवर्ड सर्वर में मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो आपको ऑथेंटिकेशन मिल जाएगी, नहीं तो वहां पे आपका सर्विस डिनाई हो जाएगा। तो इसी कारण से आंसर मेरा क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। वेब एक सॉफ्टवेयर है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, चाहे नेटस्कैफे, चाहे आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये सब क्या है मेरा? ये सब मेरा क्या है? ये सब मेरा वेब ब्राउजर है ना, जिसके माध्यम से हम वेबसाइट को खोल सकते हैं। तो वही पूछ रहा है ना, जिससे आप वेब में नेविगेट यानी कि कहीं पे आप जा सकते हैं। तो सर्वर तो नहीं है, वेब सर्वर तो अपने आप में पावरफुल है, वो अपने रिसोर्सेज रहता है, तो वो कहां विजिट करेगा? वो आपको सर्विस देगा। ब्राउजर है, प्रोग्राम तो नहीं है। प्रोग्राम जब हम यूज कर रहे हैं तो ब्राउजर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया। कनेक्शन क्या है? कहीं दो कनेक्टिविटी के लिए हमको कनेक्शन प्रोवाइड करना है, तो वहां पे कनेक्शन, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया? वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप किसी वेबसाइट से कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं और उसका रिसोर्सेज, उसका इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसरों के लिए दो प्रिंसिपल आर्किटेक्चर है। देखिए, इसके लिए दो है। पहला क्या है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और एक है सिस्क, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यही दो प्रोसेसर का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहा है ना, AMD HP क्या है? ये हमारा कंप्यूटर के बारे में बोला जा रहा है। क्या? प्रोसेसर्स, चाहे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बोला जा रहा है। क्योंकि HP का आपने सुना होगा, ये मेरा HP का लैपटॉप है, ये है सिस्क हो गया, ये भी वही सिस्टम का पार्ट है। तो इसको भी नहीं है, इसको भी नहीं है। नन ऑफ दिस नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा आ गया दो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, सिस्क और रिस्क आ गया, तो स्वाभाविक है नन ऑफ दिस मेरा आंसर नहीं लग सकता। आखिरी देखिए क्वेश्चन,
टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? 80.11, ये हमेशा याद कर लीजिए, ये जब भी होगा किसके लिए होगा? वायरलेस के लिए होगा। किसके लिए होगा? वायरलेस के लिए। तो किस नेटवर्क का पता चलता है? कोएक्सियल। कोएक्सियल तो हमारा केबल के द्वारा है ना, तो वायरलेस तो हो ही नहीं सकता है। फाइबर ऑप्टिक भी मेरा केबल के माध्यम से है। अब कॉपर, कॉपर तो मेटल है, इसके बारे में जिक्र नहीं करना है। वो भी हमारा इंफॉर्मेशन जो भी प्राप्त आप करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो जाती है, वो एक माध्यम है। यहां पे हमारा क्या बोल रहा है? 80, ये हमारा बोल रहा है 802.11 किस तरह का है, किस तरह का नेटवर्क है? ये हमारा वायरलेस है। और देखिए ये वायरलेस कौन सा है? वायरलेस लैन है। यही है मेरा क्या? 802.11 है। आई होप ये 15 क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।